चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कॉलम स्प्लाइस, कॉलम बेस, फिर बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू बीम या कॉलम टू बीम कनेक्शन, हम लोग ये ड्राइंग्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे प्लेट गर्डर। ठीक है, आज हम प्लेट गर्डर के ड्राइंग्स पढ़ेंगे। तो प्लेट गर्डर कब बनाते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है? देखो, अपना आई सेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, आपको पता है आई सेक्शन कैसा होता है? कभी कभी क्या होता है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आई सेक्शन हमें चाहिए वैसा अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो हम अपने आप से आई सेक्शंस बनाते हैं और फिर उसके बाद उनका यूज करते हैं। आप बोलोगे सर अगर आई सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो हम आई शेप का सेक्शन ही क्यों बनाए, हम ऐसा सेक्शन ही क्यों बनाए? तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, आपको पता है आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये मास हो गया। ठीक है, सॉरी, ये आपको मैंने अलग, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, जो एरिया का सेंट्रॉइड से दूरी कितनी, वो दूर है सेंट्रॉइड से। ठीक है, तो जितना आपका एरिया सेंट्रॉइड से दूर होगा उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ज्यादा क्यों चाहिए हमें? क्योंकि आपको पता है जब बीम ऐसे बेंड करता है, ठीक है, तो समझ लीजिए अगर आपका पॉइंट लोड है, तो बीम अगर बेंड करता है तो पॉइंट लोड के लिए आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? PL³ अपॉन 48 इंटू EI। ठीक है, ये आप सबको पता है। एक बार मैं सुनाता हूँ। तो डेल्टा आपको डेल्टा पता है, PL³ अपॉन 48 EI। ठीक है, अब तो ये, इसको बढ़ाने, अगर ये बढ़ जाएगा तो डिफ्लेक्शन हमारा घट जाएगा, और डिफ्लेक्शन घट जाएगा तो हमारा डिजाइन सेफ माना जाएगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर कोई सेक्शन हम खुद से बनाए भी बीम के लिए तो वो आई शेप का हो। तो आपका जो प्लेट गर्डर होता है, प्लेट गर्डर आपका बेसिकली बिल्ट अप आई सेक्शन से बनता है। किससे बनता है? बिल्ट अप आई सेक्शन। बिल्ट अप आई सेक्शन मतलब हमने उसे खुद बिल्ड किया है, मतलब हमें वो मार्केट में नहीं मिला और हमने खुद प्लेट्स और एंगल्स यूज करके बनाया है। तो कैसे बनाएंगे हम उसको? देखिए, आपका एक वेब प्लेट होता है, ये आपका वेब प्लेट हो गया। इसमें यहाँ पर हम एक एंगल लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल लगाते हैं, यहाँ पर एक एंगल लगाते हैं, और यहाँ पर एक एंगल लगाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स हो गए, तो इसके वजह से देखिए एक आई का शेप बन गया यहाँ पे, एक आई का शेप बन गया यहाँ पे। और इसके ऊपर एडिशनली हम क्या लगाते हैं? कवर प्लेट, या उसको क्या बोलते हैं? फ्लैंज प्लेट। ठीक है, इसको बोलते हैं वेब प्लेट। ठीक है, इसको बोलते हैं वेब प्लेट, इसको बोलते हैं फ्लैंज एंगल्स। ठीक है, कहीं कहीं क्लीट एंगल भी लिखा होता है। ठीक है, फ्लैंज एंगल्स, और ये लिखा होता है फ्लैंज प्लेट। क्या लिखा होता है ये? एक मिनट। और ये होता है फ्लैंज प्लेट। ठीक है, ये बेसिकली आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी इसमें हम स्टिफनर्स भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनका जो हाइट होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, और आपको पता है इसमें अगर ऐसा लोड आया, ठीक है, तो ये ऐसे बकल कर सकता है इस तरफ, है ना। तो इस बकलिंग को रोकने के लिए हम स्टिफनर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टिफनर्स का। तो स्टिफनर्स क्या होता है? स्टिफनर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। चलिए, तो फिर मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है आपका प्लेट गर्डर का। चलिए फिर, बिल्कुल सही शिवम कुमार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं ना, वो बेंडिंग स्ट्रेंथ है। सेक्शन मॉड्यूलस जो है आपका, सेक्शन मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है? जेड होता है। ठीक है, तो ये आपका जेड जो होता है ये आपका बेंडिंग को गवर्न करता है कि कितना वो बेंड करेगा। ठीक है, तो इसी बेंडिंग को कम करने के लिए, और अगर बेंडिंग कम होगी तो आपका डिफ्लेक्शन भी कम होगा। इसी को कम करने के लिए हम लोग
आई सेक्शन यूज करते हैं। चलिए, तो प्लेट गर्डर। A plate girder is a steel beam that is widely used in bridge construction. Bridge construction, ठीक है। आपका जो रेलवे के ब्रिज बनते हैं और आपके जो मेट्रो के ब्रिजेस बनते हैं उसमें भी जो स्टील सेक्शंस होता है, ठीक है, जो स्टील के सेक्शंस होते हैं वो जनरली आपके प्लेट गर्डर्स होते हैं, ठीक है। आपके वो प्लेट गर्डर्स होते हैं। कैसे होते हैं आपको दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स में, तो समझ में आएगा। Depending on the design requirements and as per the nature of structure, metal thickness for web, flanges, stiffness, extra, etc. are determined. ठीक है, stiffness कैसे determine करोगे? जैसे आपको मोमेंट आ रहा है कुछ, ठीक है, तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई इंटू जेड, ठीक है। तो ये स्टिफनेस की बात कर रहा है, मतलब मोमेंट के हिसाब से एफ बाई तो आपका कांस्टेंट है, आपका जेड आएगा, और ये जेड आपको पता है क्या होता है? ए इंटू वाई। तो इसी के हिसाब से हमारा एरिया का रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है। और इसी एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फ्लैंज प्लेट का थिकनेस और वेब प्लेट का थिकनेस वो सब डिटरमिन करते हैं। ड्राइंग में आपको ये सब काम नहीं है, आप जब स्टील में पढ़ेंगे प्लेट गर्डर के बारे में तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग मोमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे प्लेट गर्डर के डायमेंशंस को डिटरमिन करते हैं। The use of the correct material having the specified strength and doing the welding are the two main factors to be attended to when developing the plate girder, ठीक है। मतलब करेक्ट मटेरियल हो, मटेरियल देखो स्टील यूज करते हैं जनरली हम, तो वो आपका ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर भी बात कौन की हो रही है? यहाँ पर भी मेन बात है कनेक्शन की, ठीक है। स्टील आपका पूरा का पूरा कनेक्शन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि स्टील अपने आप में सेक्शन तो फैक्ट्री में बनता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन पार्ट है कनेक्शंस का, ठीक है। वो या तो आपका वेल्डिंग का होता है, ठीक है, प्लेट गर्डर में, या तो आपका रिवेट्स का होता है, ठीक है, या तो वेल्डिंग का या तो रिवेट्स का। देखो ब्रिज बहुत बड़े बड़े सेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम बोल्टिंग नहीं करेंगे। बोल्टिंग हम वहां करते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस जरूरत पड़ती है, खोल के फिर से मेंटेन करो, उसके बाद लगा दो उसको, ठीक है। पर ब्रिजेस में इतने बड़े बड़े सेक्शन होते हैं, आप क्या क्या खोलेंगे वहां पे, ठीक है, तो वो सब हम नहीं खोलते हैं कभी भी। तो और वहां पे हमें रिजिड टाइप ऑफ कनेक्शन चाहिए, ठीक है, इसलिए हम वेल्डिंग या फिर रिवेट्स यूज करते हैं। ये बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ करेंगे रिवेटिंग वो हम देखेंगे फिगर में, कहाँ कहाँ रिवेटिंग करते हैं। चलिए, a plate girder is used when we need deeper sections having higher stiffness to carry heavy loads। मैंने कह दिया था जब हमें ज्यादा डीप सेक्शन चाहिए होता है, ज्यादा स्टिफनेस वाला, तब हम लोग प्लेट गर्डर यूज करते हैं। Further, there is a limitation in producing a hot rolled section when the depth of the section is increased। hot roll क्या है? hot roll मतलब hot roll वही, अभी तक हम जो आई सेक्शन यूज करते थे वो हम स्टील टेबल से यूज करते थे। उसमें आपका सब कुछ डिटरमाइंड होता था कि भाई कितना इसका फ्लैंज विड्थ होगा, कितना इसका वेब का डेप्थ होगा, कितना इसका वेब का थिकनेस होगा, सब कुछ डिटरमाइंड होता था। तो वो सब आपका फैक्ट्रीज में बनता था हॉट रोलिंग करके, ठीक है। तो इसलिए उसको हॉट रोल सेक्शंस बोलते हैं। बट जब हॉट रोल सेक्शंस का भी लिमिटेशन है, आप बहुत बड़े बड़े सेक्शंस नहीं कर सकते डिजाइन उसमें, तो इसलिए जब बड़े बड़े सेक्शन की जरूरत पड़ती है और हॉट रोल्ड सेक्शंस हमें वो रिक्वायरमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो हम वहां पे प्लेट गर्डर यूज करते हैं। प्लेट गर्डर्स आर अनइकोनॉमिकल टू यूज फॉर लाइट लोड्स एंड शॉर्ट स्पैन। आपका स्पैन छोटा है, ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है आपको, लोड भी कम है, तो तब अगर प्लेट गर्डर यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक है। चलिए, plate girders are generally provided in bridges but are also used in buildings where heavy loads act on a long span beam। अगर बिल्डिंग बहुत लंबी है और उसकी फ्लोर्स काफी स्पैन के हैं, तो उसमें अगर लोड ज्यादा है तो कभी कभी प्लेट गर्डर्स हम बिल्डिंग में भी यूज कर लेते हैं। वरना 90% प्लेट गर्डर आपका ब्रिजेस में यूज होता है, मेट्रो के ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, ठीक है, उन सब में यूज होता है। एडवांटेज क्या है इसका? When heavy load acts on beam and the span is large, maximum bending moment developed in the beam is very large। और maximum bending moment ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हॉट रोल्ड सेक्शन तब हमें यूज में नहीं आएगा, क्योंकि या तो बन नहीं पाएंगे या तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे साइट पे ही अलग अलग प्लेट्स एंगल्स यूज करके वहीं पर बनाएंगे, या फिर आसपास किसी फैक्ट्री से बनवा के उन प्लेट गर्डर के सेक्शंस को लाएंगे वहां पे। The bending resistance of beam is increased by increasing the distance between the flanges। मैंने कहा था आपका ये आई सेक्शन है, तो सेंट्रॉइड से आपका एरिया जितना दूर होगा, आप लोगों को पता है ज्यादा एरिया इसी का होता है, ठीक है। तो ये एरिया जितना आपका सेंट्रॉइड से, ये आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से दूर होगा उतना ही उसका z विच इज इक्वल टू a इंटू वाई, उतना ही उसका z बढ़ेगा।
और जितना उसका z बढ़ेगा तो आपको पता है बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस Fy into z, तो उतना ही उसका बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी बढ़ेगी, बेंडिंग मोमेंट झेलने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोग प्लेट गर्डर को यूज करते हैं जब हमें ज्यादा डेप्थ चाहिए होता है, क्योंकि हमें उसका बेंडिंग रेजिस्टेंस बढ़ाना है। इंक्रीजिंग the depth of beam increasing the web area which in turn increases the shear resistance capacity of the beam। आपको पता है जो फ्लैंज होता है वो आपका मेन बेंडिंग मोमेंट झेलने का काम करता है, और आपका जो वेब होता है वो मेनली आपका shear फोर्स झेलने का काम करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि आपको पता है बेंडिंग मोमेंट और shear फोर्स का आपका ऐसा डायग्राम होता है, ऐसा डायग्राम होता है shear फोर्स का। ठीक है, अगर आप नॉर्मली किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसे बनता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ज्यादा शियर फोर्स है, यहाँ पर आपका शियर फोर्स ज्यादा है, ये शियर स्ट्रेस का डायग्राम है आपका। ठीक है, तो इसलिए वेब वाला पार्ट जो है वो शियर फोर्स झेलता है, और आपका बेंडिंग स्ट्रेस वाला डायग्राम कैसा होता है? वो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका फ्लैंज के एरिया में ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस है, इसलिए आपका बेंडिंग स्ट्रेस जो है दैट इज सिग्मा, वो आपका फ्लैंज लेता है, और आपका शियर स्ट्रेस जो है टाउ वो आपका वेब लेता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों चीजें हो गई। तो आपने दोनों संभाल लिया, आपने वेब का एरिया भी कंट्रोल कर लिया टाउ झेलने के लिए, और आपने फ्लैंज का एरिया भी कंट्रोल कर लिया सिग्मा झेलने के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस को झेलने के लिए। तो ये आपका दो फैक्टर्स हैं, इसलिए प्लेट गर्डर को जब हमारा शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है तो प्लेट गर्डर हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर हॉट रोल्ड सेक्शंस। So a plate girder is suitable for heavier loads and longer span in which depth of web is kept more। बता दिया मैंने आपको। तो ये आपका प्लेट गर्डर है। ठीक है, आपको ये ध्यान से देखना है, ये आपका फ्लैंज एंगल है, ये आपका फ्लैंज प्लेट है, ये आपका वेब प्लेट है। ठीक है, ये आपका बॉटम फ्लैंज एंगल है, ये बॉटम फ्लैंज प्लेट है। ठीक है, और इसी को अगर आप ऐसे ऐसे करके तब 3D में यहाँ से देखोगे तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये आपके रिवेट्स हैं। ठीक है, ये रिवेट्स, ये जो रिवेट्स लग रहे हैं यहाँ पे, ये रिवेट्स, इन्हीं रिवेट्स को ऊपर से ऐसे दिख रहा है वो। ठीक है, आपको दिख रहा है रिवेट्स कहाँ कहाँ लगे हैं? एक तो यहाँ लगे हैं रिवेट्स, यहाँ लगे हैं रिवेट्स, यहाँ लगे हैं रिवेट्स, और यहाँ लगे हैं। ठीक है, तो वेब प्लेट क्लियर हो गया, ये वेब प्लेट है आपका, फ्लैंज प्लेट ये, फ्लैंज एंगल्स ये। ठीक है, अब स्प्लाइसेस और स्टिफनर्स ये क्या होते हैं? स्प्लाइसेस मैंने बता दिया था आपको। देखो, अगर आपका प्लेट आपको बहुत लंबा स्पैन चाहिए, ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है आपको उतना लंबा प्लेट ना मिले, तो अगर हम दो अलग अलग प्लेट्स यूज कर रहे हैं, यहाँ तक हमने प्लेट यूज कर लिया और फिर आगे हम एक दूसरा प्लेट लगा रहे हैं कंटिन्यूएशन के लिए, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के ऊपर हम एक स्प्लाइस प्लेट लगा देते हैं, जैसे कॉलम में लगाते थे। ठीक है, वैसे यहाँ पर स्प्लाइस प्लेट लगा देते हैं। और सेम बात अगर आपका ये जो वेब प्लेट है, अगर ये वेब प्लेट आपका लंबा, इतना लंबा नहीं है आपके पास, एक और वेब प्लेट लगा रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम एक स्प्लाइस प्लेट लगा देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए स्टिफनर्स क्यों होता है। देखिए, अगर लोड ऐसा आया, ठीक है, तो ये ऐसे बकल कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे बकल कर सकता है। अब बकल क्यों करेगा बताओ? बकल इसलिए करेगा ना क्योंकि आपका वेब प्लेट पतला सा है, ऐसा पतला सा वेब प्लेट है आपका, तो इसका ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है, बट ये वाला थिकनेस जो है ये बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है, तो इसका स्लेंडरनेस रेशियो काफी ज्यादा है। तो अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बकलिंग की चांसेस बनेंगे, इसलिए हम यहाँ पे स्टिफनर्स लगाते हैं। तो स्टिफनर्स भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका ऐसा स्टिफनर लगता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक आपका वर्टिकल लगता है। ठीक है, और एक लगता है आपका पॉइंट लोड के नीचे। ठीक है, तो ऐसे तीन प्रकार के स्टिफनर होते हैं, तीन टाइप्स के स्टिफनर होते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर, तो ये आपका बेसिकली आपका ये प्लेट गर्डर है। तो क्या ये प्लेट गर्डर का डायग्राम समझ में आ गया? क्या ये ड्रॉ कर लेंगे पेपर में? कोई आपको इसमें डाउट है इस वाले प्लेट गर्डर के डायग्राम में? ऐसे ही प्लेट गर्डर आपको बना के दिखाने हैं पेपर में। ठीक है ना, बस उसमें ये है कि आपका उसमें एंगल्स बता दिया जाएगा, इतना इतना एंगल है, प्लेट इतने इतना का, इतने थिकनेस का है, तो वो सब आपको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर क्लियर है। तो फिर अभी हम ये कॉम्पोनेंट को समझ लेते हैं, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले वेब प्लेट। वेब प्लेट्स फॉर्म द वेब ऑफ प्लेट गर्डर, उसके नाम से ही काफी क्लियर है।
The depth of plate girder depend mainly upon the loads acting on the girder, but requirement of headroom clearance and transportation of girder or to the site may limit this. Headroom clearance मतलब देखिए, आपका ये छत है, तो छत के नीचे आपका ही गर्डर होगा, ठीक है, छत के नीचे गर्डर होगा, या फिर आपका ब्रिज के जिसके ऊपर आपकी गाड़ियां चलेंगी उसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये कितना ऊपर है रोड से, यहाँ पर भी एक रोड होगी और ऊपर भी एक रोड होगी, तो यहाँ पे आपको कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, हेडरूम चाहिए ताकि ट्रक्स निकल पाए नीचे से, तो वो सब भी लिमिट करेगा उसकी डेप्थ को, यही बता रहा है वो तो देखिए आप साइट पे काम करेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या क्या फैक्टर्स लिमिट करेंगे उस चीजों को, ठीक है। चलिए, the depth of plate girder is usually kept between 1/8 to 1/12 of its span, मतलब अगर आपका स्पैन 100 मीटर का है तो 100 मीटर डिवाइडेड बाई 8 टू 100 मीटर डिवाइडेड बाई 12, इतना आपका डेप्थ रखते हैं उसका, ठीक है। द थिकनेस ऑफ वेब प्लेट इज बिटवीन 10 to 20 mm, आपको दिख रहा है ना, देखिए इसका लेंथ कितना ज्यादा है, इसका लेंथ 100 मीटर है, ठीक है, इसकी डेप्थ भी कितनी ज्यादा है, बट इसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम थिकनेस है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कोई मुझे पूछेगा सर ऐसा क्यों है सर, इसका थिकनेस इतना कम क्यों रखा, जब हमें पता है थिकनेस की वजह से स्लेंडरनेस की प्रॉब्लम आएगी, तो हमें थिकनेस कम रखा ही क्यों, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें ज्यादा एरिया सेंट्रॉइड से दूर रखना है, ठीक है, सेंट्रॉइड से दूर रखना है, तभी तो हमारा आई बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग जो वेब प्लेट का एरिया है वो बहुत कम रखते हैं, तो वेब प्लेट का डेप्थ तो ज्यादा है ही, तो उसका और क्या चीज कम कर सकते हैं उसका एरिया कम करने के लिए, हम उसका थिकनेस, ठीक है। तो क्योंकि इसका स्लेंडरनेस वाला प्रॉब्लम, इसका पकलिंग वाला प्रॉब्लम हम स्टिफनर से ठीक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। स्टिफनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिफनर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेट गर्डर का, ठीक है, आपको डायग्राम दिखाऊंगा, रियल लाइफ इमेज भी दिखाऊंगा, तो आपको कभी भी मेट्रो का ब्रिज देखोगे, ठीक है, आप थोड़ा साइड में होकर देखना, तो उसमें जो स्टील का आपका गर्डर होता है नीचे, उसमें आपको आराम से दिख जाएगा, स्प्लाइस दिख जाएगा, वेब प्लेट दिख जाएगा, फ्लैंज प्लेट दिख जाएगा, स्टिफनर्स दिख जाएगा, आप इस क्लास के बाद स्टिफनर्स पहचान भी लोगे कि हाँ ये वेब, ये वर्टिकल स्टिफनर है, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, और ये आपका बेयरिंग स्टिफनर है, ठीक है, आपको बताता हूँ मैं आज। IS 1800 IS 800/2007, ठीक है, आपका IS इसमें आपका एक क्राइटेरिया है जो D/TW, मतलब ये आपका डेप्थ है, क्लियर डेप्थ, ठीक है, और ये आपका TW यही है इसकी का थिकनेस, तो इसका रेशियो को लिमिट करता है वो, ठीक है, तो वो कैसे क्या क्या रेशियोज है, उसी रेशियो के हिसाब से कैसे हम थिकनेस को यूज करते हैं ये आपको थ्योरी क्लास में पता लगेगा, ठीक है, थ्योरी क्लास में पता लगेगा आपको। D/TW रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनरली जो आपका वेब प्लेट का डेप्थ होता है उसी को हम पूरे आई सेक्शन का डेप्थ मान लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि प्लेट गर्डर इसका डेप्थ इतना है, तो इतना मत कंफ्यूज होना कि सर इसमें तो आई सेक्शन का डेप्थ बोला है, प्लेट गर्डर का डेप्थ बोला है, इसमें वेब प्लेट का डेप्थ नहीं बोला है, जनरली जो वेब प्लेट का डेप्थ होता है उसी को हम पूरे प्लेट गर्डर का डेप्थ मान लेते हैं, ठीक है, और TW है आपके वेब प्लेट का थिकनेस, ये जो रेशियो है इसके हिसाब से बहुत कुछ गवर्न होता है आपके डिजाइन में, ठीक है, प्लेट गर्डर के वो आप थ्योरी में समझेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा है, उसी थ्योरी के हिसाब से हम लोग प्लेट गर्डर में वेब प्लेट की थिकनेस को अपनाते हैं, जो भी हमें वैल्यू अपनानी है, ठीक है। फिर हम फ्लैंज एंगल्स क्या है, फ्लैंज एंगल्स वो एंगल्स है, ये वाले एंगल्स जो आपके बेसिकली वेब को फ्लैंज प्लेट से जोड़ रहे हैं, ठीक है, यूनिफिकेशन ला रहे हैं। क्लीट एंगल भी एक तरीके का यही था, क्लीट एंगल सीट एंगल यूनिफिकेशन लाते थे, लोड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते थे, तो उसी का उस वैसा ही है आपका ये, ठीक है, आपका इसको और इसको इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, इन दोनों के बीच का वेब प्लेट का और फ्लैंज प्लेट के बीच का कनेक्शन है ये फ्लैंज एंगल्स, ठीक है। फ्लैंज एंगल्स विद और विदाउट कवर प्लेट्स फॉर्म द फ्लैंजेस ऑफ अ प्लेट गर्डर, ठीक है, फ्लैंज एंगल आप देख ही रहे हो कि आपके प्लेट गर्डर का आई वाला पार्ट बना रहा है, तो फ्लैंज वाला पार्ट होता है आई सेक्शन का, वो चीज आपका ये फ्लैंज एंगल्स बना रहे हैं। In divided plate girder, flange angle should form the larger part of the flange, not less than 1/3 of the calculated flange area. मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप flange plate और flange angle दोनों यूज कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो flange angle है, अगर टोटल एरिया समझ लो कि एरिया आपका है, टोटल एरिया ये है फ्लैंज एंगल का, ठीक है, तो आपका फ्लैंज एंगल का एरिया कौन कौन मिला के बनाएगा, एक तो फ्लैंज प्लेट AP और एक फ्लैंज एंगल AA, ठीक है, ये दोनों मिलके आपके टोटल फ्लैंज का एरिया बनाएगा AF। तो ये बोल रहा है जो एंगल वाला एरिया है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लैंज के एरिया में, वो 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बता रहा है वो, ठीक है।
अनइक्वल एंगल्स विद लॉन्गर लेग हॉरिजॉन्टल आर यूज्ड। ठीक है, आप बहुत इजी सी बात है ये। अगर आपका अनइक्वल एंगल है तो जो लॉन्गर लेग होगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल क्यों रखते हैं हम, लॉन्गर लेग को हॉरिजॉन्टल ही क्यों रखते हैं, वो ये यहाँ पे रीजन बता रहा है। ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गेट लार्जर लेंथ फॉर मेकिंग कनेक्शन विद द फ्लैंज प्लेट। फ्लैंज प्लेट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास ज्यादा लंबा लेंथ मिल जाएगा। Equal angles are used when shear is heavy and a large number of rivets are required to connect the flange angle with the web. Equal angles हम तब यूज करते हैं जब हमें वेब के साथ जो कनेक्शन है वो उसमें ज्यादा रिवेट्स चाहिए। और वो ज्यादा रिवेट्स कब चाहिए पड़ेंगे, जब हमें वेब में थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए। और वेब में ज्यादा एरिया कब चाहिए होगा, जब हमारे बीम में shear फोर्स जो है उससे जनरेटेड जो shear स्ट्रेस है वो ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत आसान सी बात है ये। तो फ्लैंज प्लेट्स हैं, फ्लैंज प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कनेक्टेड टू द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द फ्लैंज एंगल। थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लेट शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंगल। ठीक है, ये जरूरी है। आपके जो फ्लैंज एंगल्स हैं उनकी जो थिकनेस है उससे ज्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए फ्लैंज प्लेट का। ठीक है, सो मोर देन वन प्लेट में बी रिक्वायर्ड, द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड बी केप्ट सेम। अगर कभी भी अगर आपके एक से ज्यादा कवर प्लेट जरूरत पड़ेगी तो उसमें दोनों तीनों जितने भी कवर प्लेट्स लगाए हैं आपने उन सबकी थिकनेस सेम होनी चाहिए। इन वेल्डेड प्लेट गर्डर वन प्लेट इज जनरली यूज्ड एज फ्लैंज। सर हेलो सर, है ना सर एक बार वो सेकंड पॉइंट समझा देना, थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लेट जो है एक बार। क्या बोला आपने? सर वो जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लेट शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंगल, ये बताने का। ये कुछ नहीं, आपको जो फ्लैंज प्लेट है ना उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो थिकनेस है वो आपके फ्लैंज एंगल की थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो फ्लैंज एंगल है इसके थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस यही बता रहा है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बता ठीक रहा है है कि इन वेल्डेड प्लेट गर्डर वन प्लेट जनरली यूज्ड एज फ्लैंज। समझ रहे हो, इसमें वेल्डेड प्लेट गर्डर में फ्लैंज एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। वेल्डेड प्लेट गर्डर में सीधा एक फ्लैंज प्लेट, उसको हम यहाँ पे फिलेट वेल्ड कर देते हैं। क्या वेल्ड कर देते हैं? फिलेट वेल्ड। यहाँ पे हम फिलेट वेल्ड कर देते हैं, आपने फिलेट वेल्ड पढ़ा होगा थ्योरी में। ठीक है, वही फिलेट वेल्ड हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्लैंज प्लेट और वेब प्लेट को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल्स का यूज नहीं है। ठीक है, वेल्डेड प्लेट गर्डर्स में तो आपको हो सकता है मेट्रो में आप कहीं पे रिवेटेड प्लेट गर्डर देखो, कहीं पे वेल्डेड प्लेट गर्डर देखो, तो वेल्डेड प्लेट गर्डर में आपको फ्लैंज एंगल नहीं दिखेगा। दूर से देखने में कभी पता नहीं लग पाता कि ये रिवेटेड है कि वेल्डेड है। तो अगर उसमें फ्लैंज एंगल नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वेल्डेड प्लेट गर्डर ही है। ठीक है, चलिए। The thickness of flange plate varies from 10 to 25 and width may be 1/30 to 1/40 of the span। width मतलब इस width की बात कर रहा है। ठीक है, इस width की बात कर रहा है। तो ये width आपके span का 1/30 to 1/40 होता है, ये बता रहा है बस ये। ठीक है, चलिए। अब स्टिफनेस, ये मेन बात है स्टिफनेस का। ठीक है, स्टिफनेस मैंने बता दिया आपका, मेनली वेब में लगते हैं, वेब को बकलिंग होने से रोकने के लिए। अब बकल किस किस तरीके से हो सकता है वेब, उस तरीके के अगेंस्ट हम स्टिफनर लगाएंगे। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ स्टिफनर का थ्योरी। The web of plate girder is a poor compression member as it is tall and thin. The possibility of vertical and diagonal buckling is always there। ठीक है, अब vertical buckling कब होती है और diagonal buckling कब होती है वो आपको समझना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको आरसीसी में बताया था कि shear कैसे लगता है, ऐसे लगता है एक shear, ऐसे लगता है एक shear stress। ठीक है, तो जब ये shear लगता है तो ये कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लग सकता है shear स्ट्रेस। तो यहाँ पर टेंशन लग रही है, यहाँ पर टेंशन लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टील को, बट यहाँ पर तो कंप्रेशन लग रही है ना। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेशन कैसे लग रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपका डायगोनल कंप्रेशन है। ठीक है, डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो आरसीसी में तो हमने इसके लिए डिजाइन किया था, आरसीसी के लिए हमने इसके लिए डिजाइन किया था क्योंकि कंक्रीट इज वीक टेंशन। ठीक है, बट आपका जो स्टील है वो तो बकल कर जाएगा ना। तो जब कंप्रेशन होगी जिस साइड में, तो इस साइड में बकलिंग हो सकती है जब डायगोनल कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक टाइप का आपको
बकलिंग बता दिया, ठीक है। टोटल 3 टाइप की बकलिंग है, वर्टिकल बकलिंग, डायगोनल बकलिंग और एक बेंडिंग की वजह से बकलिंग होगी। बेंडिंग की वजह से कैसे होगी वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको पास से बताया था मैंने कि अगर ऐसा आपका बीम है और यहाँ पे आपका लोड लग गया, बीम कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे रिएक्ट करेगा। तो आरसीसी में क्या किया था हमने कि देखो भाई यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे लगा दो स्टील, क्रैक्स रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ की तो हमने बात ही नहीं की थी। अब स्टील में ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों बताता हूँ। देखिए, आपका ये बीम बेंड हुआ ऐसे, ठीक है, बीम बेंड हुआ, ऊपर लग गया कंप्रेशन, है कि नहीं, बेंडिंग की वजह से कंप्रेस हो गया। तो अगर आप कंप्रेस हो गया तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो बेसिकली एक आई सेक्शन है। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये बेसिकली एक आई सेक्शन है जो बेंड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका वेब ऐसा है, ठीक है, आपका वेब ना ऐसे बेंड कर जाएगा, समझ रहे हो, इस तरफ बेंड कर जाएगा पूरा का पूरा वेब प्लेट। ऐसे आपका वेब जा रहा है पर वो इस तरफ बेंड कर जाएगा। क्या समझ रहे हो आप, ये वाला बकलिंग समझ रहे हो आप लोग, ये वाला बकलिंग कैसे हो रहा है, समझ रहे हो ना, ये वाला बकलिंग कैसे हो, ठीक है, ठीक है। तो इस बकलिंग के लिए कौन सा स्टिफनर लगाएंगे, तो यही सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आप इस बकलिंग को क्या बोलते हैं, बेंडिंग, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है, बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है। तो अब मैं आगे जाकर अगर बताऊं कोई स्टिफनर बेंडिंग कंप्रेशन के लिए लगा हुआ है तो आपको खुद ब खुद ये डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। डायग्राम वैसे पीडीएफ में भी बहुत एक शानदार डायग्राम है पीडीएफ में, वो भी आप देख के समझ जाओगे आप, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया ये बेली बेंडिंग हो कैसे रही है, ठीक है। चलिए, vertical and horizontal strip members are provided in the web to prevent buckling. These members are known as stiffeners, ठीक है। अब ये stiffeners या तो एंगल सेक्शंस होंगे, ठीक है, या तो प्लेट सेक्शंस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। जनरली प्लेट सेक्शन यूज करते हैं हम। आपने अगर मेट्रो में भी देखोगे जनरली प्लेट्स ही लगे हैं स्टिफनर के। आपको डायग्राम दिखाऊंगा वो भी आपको प्लेट का ही दिखाऊंगा जो रियल लाइफ डायग्राम होगा। बाकी नॉर्मल फिगर्स जो है उसमें आपको दोनों का दिखाऊंगा, आपको एंगल सेक्शन का भी कैसे यूज किया है उनने एज अ स्टिफनर, वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, stiffeners are provided to enhance the structural capacity, avoiding the local buckling failure, ठीक है। buckling failures को रोकने के लिए stiffeners को यूज किया जाता है। In addition, they are used to carry the loads applied to the beam until it is distributed into the beam, ठीक है। अब ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम बेयरिंग स्टिफनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है। अब ये कहाँ पे लगता है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका काम अलग ही है। इसका काम ना आपका बेसिकली, देखो जब लोड लगता है कहीं पर तो यहाँ पर अगर एरिया कम है, समझ लो ये आपका वेब है, यहाँ पर एरिया कम है ना, यहाँ पे एरिया काफी कम है क्योंकि इसका थिकनेस बहुत कम है। तो अगर थिकनेस कम है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो सकता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बेसिकली है क्या, स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस है P बाई A, ठीक है। तो अगर एरिया कम तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा, और अगर स्ट्रेस ज्यादा तो भाई स्ट्रेस में तो फेल हो जाएगा बीम। तो वहां पर जहां पर आपके लोड ज्यादा लगते हैं, लोड मतलब कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड। आपको ये पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस कहां पर होते हैं, सपोर्ट पे। तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट पे आपके लोड ज्यादा होंगे, अगर वहां वहां पर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। आपको याद होगा कि तो हम शियर स्टिरप्स लगाते थे, शियर स्ट्रेस के लिए लगाते थे स्टिरप्स। स्टिरप्स कहाँ लगाते थे आरसीसी में, सपोर्ट के पास ज्यादा लगाते थे क्योंकि सपोर्ट के पास आपका शियर का रिएक्शन ज्यादा होता था। तो उसी तरह से ये बेयरिंग स्टिफनेस भी हम सपोर्ट के पास ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन ज्यादा है। तो रिएक्शन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो वहां पर वो स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से वो स्ट्रेस ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हम बेयरिंग स्टिफनेस लगाकर वहां पे एरिया को बढ़ा देते हैं। तो अगर एरिया को बढ़ा दिया तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे वो हम समझते हैं। मैंने बस बता दिया आपको, ये आपका थर्ड टाइप ऑफ स्टिफनर है, बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो बता ही दिया है, बेयरिंग स्टिफनर थर्ड टाइप ऑफ स्टिफनर है, ठीक है। चलिए, स्टिफनर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, वर्टिकल, vertical angles of plate used in the web of a plate girder to prevent shear buckling are known as vertical stiffeners, ठीक है। अब shear buckling मैंने बता दिया क्या होता है, shear ये आपका सेक्शन है, ये shear, ये shear, ठीक है, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो यहाँ पे आपकी बकलिंग हो रही है,
ठीक है, यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस की वजह से कंप्रेशन लग रहा है तो यहाँ बकलिंग हो सकती है। इसके अगेंस्ट क्या लगा देंगे, वर्टिकल स्टिफनर। कहाँ लगाएंगे, वर्टिकली लगा देंगे इसको, ऐसे वर्टिकली स्टिफन कर देंगे उसको, वेब को वहां पे, ठीक है, ताकि वेब इसकी वजह से बकल ना हो। ठीक है, चलिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। एंगल्स आर यूज्ड फॉर रिवेटेड एंड प्लेट्स आर यूज्ड फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर्स। देखिए आपको ज्यादातर जगह पे वेल्डेड प्लेट गर्डर ही दिखेगा, इसलिए आपको ज्यादातर प्लेट्स ही दिखेंगे एज एज स्टिफनर्स। ठीक है, और जहां पे रिवेटेड प्लेट गर्डर होता है वहां पर हम एंगल्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, आपका ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसे हम एक एंगल लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इसका ये इसके साथ और इसके साथ कनेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवेटेड प्लेट गर्डर में, रिवेटेड प्लेट गर्डर में एंगल्स जो यूज करते हैं उसके लिए हम एंगल सेक्शन को यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, इसके स्टिफनेस को बनाने के लिए। ठीक है, और वेल्डेड वाले में हम लोग प्लेट्स को यूज करते हैं। These stiffeners are provided at the spacing of 0.33D to 1.5D, where D is distance between the flanges. Distance between the flanges मतलब आपके वेब प्लेट का डेप्थ। ठीक है, और वेब प्लेट का डेप्थ भी मैंने कहा था, जनरली प्लेट गर्डर की डेप्थ को वेब प्लेट की डेप्थ को प्लेट गर्डर की डेप्थ के इक्वली माना जाता है। तो जो भी आपका प्लेट गर्डर का डेप्थ है उसी का 0.33 टू 1.5 टाइम्स, ना 0.33 से कम ना 1.5 टाइम्स से ज्यादा। ठीक है, तो स्टिफनेस को इतने स्पेसिंग में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे आपका ये आई सेक्शन है, ठीक है, आपका प्लेट गर्डर का आई सेक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लेट गर्डर जा रहा है, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे स्टिफनर्स यूज कर लिए। ठीक है, तो इनकी स्पेसिंग जो है, इन्हीं की स्पेसिंग के बारे में बता रहा है यहाँ पे। चलो, तो ये है, ठीक है, तो ये आपका प्लेट गर्डर है, ये आपका फ्लैंज प्लेट, ये आपका वेब प्लेट, ये आपका फ्लैंज प्लेट। ये आपके लग गया लॉन्गिट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स, वर्टिकल स्टिफनर्स इसकी मैंने बात की थी, वर्टिकल स्टिफनर्स लग गए आपके। और ये आपका देखो यहाँ पे एंगल नहीं है, फ्लैंज एंगल नहीं है, तो ये आपका वेल्डेड प्लेट गर्डर है। ठीक है, वेल्डेड प्लेट गर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स स्टिफनर दोनों लगे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों लगते हैं, मैंने बता दिया आपको, जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग की वजह से यहाँ पर जो कंप्रेशन लगता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो बेंडिंग होती है। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर देखो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, शियर कैसे, शियर के वजह से मैंने बताया था कंप्रेशन होती है, तो कंप्रेशन को झेलने के लिए, इस कंप्रेशन को झेलने के लिए हम लोग वर्टिकल स्टिफनर्स लगाते हैं। ठीक है, और स्टिफनर्स दिखते कैसे वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आपका फ्लैंज प्लेट, ये आपका फ्लैंज एंगल, ये आपका फ्लैंज एंगल, ये आपका फ्लैंज प्लेट, ये आपका वेब प्लेट, और ये आपके स्टिफनर लग गए। ठीक है, ये आपके स्टिफनर लग गए, ये आपके स्टिफनर है, ये आपका स्टिफनर, ये आपका स्टिफनर, और इनके बीच में लगा रखा है फिलर प्लेट। फिलर प्लेट कुछ नहीं है, बस एक जनरल सेफ्टी क्राइटेरिया है, ताकि उसमें वो लोग ये जो एंगल है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एंगल है, या एंगल का थिकनेस है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा क्लियरली, एंगल का थिकनेस है यहाँ पे, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, एंगल का थिकनेस है यहाँ पे। तो इस थिकनेस में नहीं आ पाएगा, और हमें क्या चाहिए, जो स्टिफनर है उसका कनेक्शन हमें फ्लैंज प्लेट फ्लैंज एंगल चाहिए। तो यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैंज एंगल का थिकनेस है, तो जितना थिकनेस आपका फ्लैंज एंगल का है उतना ही थिकनेस का फिलर प्लेट लगा दिया। ठीक है, और इसके लिए एक पूरा डेप्थ हमने पूरा डेप्थ में हमने स्टिफनर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो देखो स्टिफनर एक एंगल सेक्शन है, ये यहाँ पर स्टिफनर एक एंगल सेक्शन है। कैसे पता, मुझे बताओ कैसे लगाया है इसको, इसको ऐसे लगाया गया है। ठीक है, इसको ऐसे लगाया गया है, समझ रहे हो, ऐसे और ऐसे, ये आपका एंगल सेक्शन है। ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा दिखेगा, ऐसा लगा हुआ। ठीक है, समझ गए, इसी को लंबा कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल स्टिफनर का डायग्राम बनाने के लिए बोलूं कभी भी पेपर में, तो वो ये डायग्राम होगा। ठीक है, अब वो भी किसके लिए, ये रिवेटेड के लिए, रिवेटेड प्लेट गर्डर के लिए। ठीक है, रिवेटेड प्लेट गर्डर का ड्राइंग ही थोड़ा सा मुश्किल है, वरना आपको दिख ही रहा है, वेल्डेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल स्टिफनर और उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अब हॉरिजॉन्टल स्टिफनर मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्यों होता है, बेंडिंग की वजह से। ठीक है, आप कैसे बेंडिंग होती है। ठीक है, तो ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा है उसके वजह से देखो ये बकल कर रहा है। ठीक है, देखो ये आपको ऐसे दिखेगा, तो देखो ऐसे बकल कर रहा है, नहीं ऐसे बकल कर रहा है, ये बकलिंग समझ में आ रही है, बकलिंग मैंने बताई थी आपको। इसी बकलिंग के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है सब कुछ मैंने बताया आपको। ठीक है,
इनको लॉन्गिट्यूडल स्टिफनर भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड हॉरिजॉन्टली टू प्रिवेंट बेंडिंग, कंप्रेशन, बकलिंग, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको, जब भी मैं बेंडिंग, कंप्रेशन, अगर मैं पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में लिखूं द स्टिफनर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंट बेंडिंग, कंप्रेशन, बकलिंग आर कॉल्ड, आपको सीधा लिख देना उसमें, ठीक है। कौन सा स्टिफनर, कौन सा स्टिफनर, आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर आपका बेंडिंग, आपका जो ट्रांसवर्स स्टिफनर होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन है, ये नहीं इसके अंदर से निकल जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेट, ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है। स्टिफनर्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड प्रोवाइडेड बिटवीन बिटवीन द वर्टिकल स्टिफनर्स, ठीक है, बिटवीन द वर्टिकल स्टिफनर्स, ठीक है। चलिए, फिर बेरिंग स्टिफनर्स, बेरिंग स्टिफनर कुछ नहीं होता, आपको लोड ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है। क्या ट्रांसफर के लिए होता है? लोड ट्रांसफर के लिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास अभी 3 मिनट है, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको सेकंड सेशन का लिंक भेज रहा हूँ। सेकंड सेशन आपको 10 मिनट का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। फटाफट को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जीसी पे भेज रहा हूँ मैं, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें हम फटाफट बेस अपना निपटा देंगे, फिर आपका पीरियड यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लासरूम में मिलते ओके हैं, सर। क्लासरूम में लिंक थ्रू फटाफट सेकंड सेशन को ज्वाइन कीजिए आप लोग। टाइमिंग गलत है। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों हम स्टिफनर समझ चुके हैं, ठीक है। क्यों यूज होता है, ठीक है, वो भी समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब बस लास्ट स्टिफनर रहता है, वो है बेरिंग स्टिफनर, ठीक है। बेरिंग स्टिफनर आपका जनरली कंसंट्रेटेड लोड्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड्स एंड रिएक्शंस, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आपको पता है किसी भी बीम में उसके सपोर्ट पे सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है, तो इसलिए बेरिंग स्टिफनर आपको हमेशा सपोर्ट्स के पास सबसे ज्यादा दिखेगा, ठीक है। वैसे इन स्टिफनर्स में लुक्स में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होता है, इसलिए आपको इनके पोजीशन के हिसाब से ही समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टिफनर है। जो स्टिफनर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा कहाँ पर, सपोर्ट के पास, वो आपका बेयरिंग स्टिफनर होगा, ठीक है। कौन सा स्टिफनर होगा? बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है। These are used to transfer loads on the girders and reaction at support to the full depth of the web. These are provided as supports and at the point of concentrated loads. ये important है, ठीक है, ये आपका important है। These are used in pairs of 2 or 4 angles symmetrically placed on both sides of web. इसका मतलब ये वेब है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक लगाएंगे स्टिफनर, यहाँ पे एक लगाएंगे स्टिफनर, ठीक है। ये बोर्ड हमेशा पेयर में होगा, ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर। बेयरिंग स्टिफनर्स आर टाइटली फास्टेंड विद द वेब, ठीक है। ये बताना मैं आपको भूल गया, आपका क्या होता है कि जब आप वेब प्लेट लगाते हैं ना, तो जनरली आपका एक क्लियरेंस रहता है, यहाँ पे थोड़ा ना क्लियरेंस रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। पर आपका जो स्टिफनर होता है, बेयरिंग स्टिफनर, उसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती, कोई क्लियरेंस नहीं होती। इट इज टाइटली फ्लश्ड, टाइटली कनेक्टेड विद द फ्लैंज प्लेट, ठीक है, और फास्टेंड टाइटली विद द वेब एज वेल एज द फ्लैंज प्लेट, ठीक है। आपके वेब के साथ और फ्लैंज प्लेट के साथ टाइटली टाइटली कनेक्टेड होता है, ताकि एक यूनियन, एक यूनिफिकेशन बन जाए वहां पे, ठीक है। एक यूनाइटेड ग्रुप सा बन जाए वहां पर, किस किस का? वेब प्लेट का, फ्लैंज प्लेट का और स्टिफनर का। ये तीनों मिलकर लोड को सहे, ठीक है, तीनों मिलके, एक मिनट, तीनों मिलके लोड को सहेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। बेसिकली यही है बेयरिंग स्टिफनर का फंडा, यही है, एरिया बढ़ाओ स्ट्रेस कम करो। स्टिफनर प्रोवाइडेड सपोर्ट इज कॉल्ड एंड बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है। जो सपोर्ट पे बेयरिंग स्टिफनर यूज करते हैं उसको हम एंड बेयरिंग स्टिफनर बोलते हैं, एंड बेयरिंग, ठीक है, क्योंकि एंड में यूज होता है वो। द बेयरिंग स्टिफनर्स रीप्लेस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज एंगल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपका, अगर जहां पे आप फ्लैंज, अगर आप कहीं पर ये लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप या तो क्या करो, आपको टाइटली फ्लश करना है उसको, उसको फ्लैंज के साथ और वेब के साथ टाइटली फ्लश करना है। तो अगर आपका यहाँ पर फ्लैंज एंगल रहा, तो क्या वो फ्लैंज के साथ टाइटली फ्लश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम कर्टेल कर देते हैं। जैसे ये फ्लैंज एंगल ऐसे जा रहा है आगे, फ्लैंज एंगल आगे जा रहा है, तो जहां पर हमें हमें बेयरिंग स्टिफनर लगाना है, वहां पर हम इसे कर्टेल कर देंगे, मतलब काट देंगे, ठीक है। और काट दिया
तो हमारे सेक्शन पे फ्लैंज एंगल नहीं रहेगा, और फ्लैंज एंगल नहीं रहेगा तो आसानी से हमारा स्टिफनर है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आसानी से स्टिफनर हमारा आ सकता है फ्लैंज प्लेट के साथ और वेब प्लेट के साथ टाइटली फ्लश्ड, टाइटली कनेक्टेड। ठीक है, तो यही बता रहा है वो कि जहां पर हमें कभी कभी अगर बेस स्टिफनर यूज करना है तो वहां पर हम फ्लैंज एंगल्स को कर्टेल कर देते हैं या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन में फ्लैंज एंगल लगाते ही नहीं है। ठीक है, the ends of the outstanding legs of base stiffeners are machined to have close fit with the legs of loaded flange angles। मैंने बता दिया, या तो अगर उसको हटा दोगे या तो फ्लैंज एंगल के साथ आप टाइटली उसको कनेक्ट कर दोगे, बट जनरली हम ये प्रेफर करते हैं, हम फ्लैंज एंगल को वहां से कर्टेल करके वहां पर बेस स्टिफनर को लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। These stiffeners are provided straight as they act as compression members। ऑब्वियसली बात है, कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, आपका ऐसे लोड आ रहा है उस कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है, वो कंप्रेशन मेंबर की तरह याद एक्ट कर रहा है। तो फिलर प्लेट आर प्रोवाइडेड बिटवीन द स्टिफनर एंगल्स एंड दी वेब प्लेट। क्या हुआ, क्या बोल रहा है ये देखो, अगर ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको वर्टिकल स्टिफनर में भी कहा था कि अगर आपके फ्लैंज एंगल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिलर प्लेट लगा देंगे। फिलर प्लेट लगा के देखो, अगर हम फिलर प्लेट ना लगाएं, ठीक है, समझ लो कि ये एंगल है और यहाँ भी एंगल है, तो अगर फिलर प्लेट नहीं लगाएंगे तो हमारा बेस स्टिफनर यहाँ पे लग पाएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लग पाएगा, तो इससे बात बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है ना भाई, तो क्या करेगा यहाँ पे रह के वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एक फिलर प्लेट। ठीक है, फिलर प्लेट लगा देंगे, जैसे वर्टिकल स्टिफनर में बताया था वही सेम चीज है। ठीक है, फिलर प्लेट लगा देंगे और उसके बाद हमें इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा बेस स्टिफनर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बेस स्टिफनर। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे बेस स्टिफनर। ठीक है, ये हमने लगा दिया फिलर प्लेट। ठीक है, और ये लगा दिया हमने बेस स्टिफनर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, डायग्राम्स देख के आपको बस डायग्राम्स को समझना है, डायग्राम्स में कौन से स्टिफनर्स कहाँ लगे हैं वो समझना है आपको, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें पेड गर्डर में। पेड गर्डर का न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, पेड गर्डर की न्यूमेरिकल्स काफी मतलब वो होते हैं, काफी लंबे होते हैं। ठीक है, बाकी उसका ड्राइंग आपको अगर पता है सबके फंक्शन तो आप आराम से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेड गर्डर है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन XX में हमें ये दिख रहा है बेरिंग स्टिफनर, तो ये आपका लगा है बेरिंग स्टिफनर। ठीक है, फिलर प्लेट के साथ यहाँ फिलर प्लेट लगा दिया। ठीक है, और बेरिंग स्टिफनर पूरा लंबा सा लगा दिया। ठीक है, और सेक्शन YY ये है, सेक्शन YY में क्या दिख रहा है हमें, वर्टिकल स्टिफनर। वर्टिकल स्टिफनर में फिलर प्लेट जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी फिलर प्लेट जरूरत नहीं भी पड़ती। ठीक है, बेरिंग स्टिफनर में फिलर प्लेट लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि हमें उसको फ्लैंज तक ले जाना है। ठीक है, फ्लैंज के टॉप तक ले जाना है, इसलिए बेरिंग स्टिफनर में हमारा फिलर प्लेट लगाना जरूरी है। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर में जो कि हम सिर्फ जो आपका डायगोनल कंप्रेशन होता है, जो आपका डायगोनल कंप्रेशन होता है सिर्फ इसी के लिए लगाते हैं। तो डायगोनल कंप्रेशन जनरली आपका बीच में ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है डायगोनल कंप्रेशन किसकी वजह से होता है, शेयर की वजह से, और शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। तो हमारा यहाँ पर ज्यादा शेयर स्ट्रेस है, ऊपर इतना है नहीं, तो इसलिए ऊपर का पार्ट इतना क्रिटिकल नहीं होता है वर्टिकल स्टिफनर के लिए, बीच का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए बीच के पार्ट में तो है वर्टिकल स्टिफनर, तो यहाँ पे ओके है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए आप ये देखिए यहाँ पे फिलर प्लेट नहीं लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे आया और इसको थोड़ा जॉगल कर दिया, जॉगल मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया है। ठीक है, ताकि वो जाए तो ऊपर तक पूरे फ्लैंज एंगल तक, पर यहाँ पे तो जॉगल कर दिया है इसको। ठीक है, इसको ऐसे सीधा प्लेट ना लगाकर ऐसा प्लेट लगा दिया है। ठीक है, ताकि उसमें आपका ऐसा प्लेट है ये, तो इसमें आपका फ्लैंज एंगल भी अकोमोडेट हो गया। ठीक है, प्लेट ऐसा है आपका वर्टिकल स्टिफनर का, बट ऐसा जॉगल्ड प्लेट या ऐसा मॉडिफाइड प्लेट हम इसके लिए यूज नहीं करते, हम बेंच स्टिफनर के लिए ऐसा प्लेट यूज नहीं करते। ठीक है, बेंच स्टिफनर के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट एक यूनिफाइड कॉलम की तरह एक्ट करवाना है। ठीक है, ये आपके फ्लैंज एंगल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये रिवेट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्टिफनर एक टाइप का एंगल है, आपको दिख रहा है, एंगल का ये वाला लेग दिख रहा है और ये वाला लेग जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये सारे एंगल्स हैं। ठीक है, सभी एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड बेरिंग स्टिफनर में देखो दो दो एंगल लगा रखे हैं, ऐसे एंगल लगा रखे हैं, ऐसा एंगल और एक ऐसा एंगल। ठीक है, और ये ऐसे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बाहर आ रही है। ठीक है, क्या ये डायग्राम को क्लियर है, तो क्लियर ये डायग्राम, ऐसे डायग्राम बनाने हैं आपको। यस सर। ठीक है, डायग्राम क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो, तो ये आपका एक रियल लाइफ डायग्राम है। ठीक है,
ये आपका एक रियल लाइफ डायग्राम है। आपको ऐसे ही ब्रिजेस दिखेंगे, ऐसे ही आपको प्लेट गर्डर्स दिखेंगे किसमें, मेट्रो में। ठीक है, तो ये रिवेटेड, ये तो रिवेटेड है, रिवेटेड प्लेट गर्डर्स है। ठीक है, क्या पता आपको वेल्डेड दिखे, क्या पता रिवेटेड दिखे। ठीक है, तो ये आपका स्प्लाइसेस है नॉर्मली। आपका ये देखो, यहाँ से एक वेब प्लेट आया, यहाँ से एक वेब प्लेट आया, यहाँ से एक वेब प्लेट आया, तो उनके बीच में एक स्प्लाइस लगा दिया। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा एक वेब प्लेट आया, ऐसा एक वेब प्लेट आया। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसा स्प्लाइस प्लेट लगा दी। ठीक है, और उस पर रिवेटिंग कर दी। ठीक है, वैसे ही आपका ऊपर में भी ऐसे एक फ्लैंज प्लेट आया, ऐसे एक फ्लैंज प्लेट आया। इसके इन दोनों को जोड़ने के लिए इस पे क्या कर दिया हमने, स्प्लाइसिंग। ठीक है, जैसे कॉलम में करते थे वैसे ही है। ठीक है, स्प्लाइसिंग का कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि जो फ्लैंज फ्लैंज स्प्लाइस है उसके लिए वो मोमेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, कि वहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके हिसाब से ये फ्लैंज स्प्लाइस डिजाइन होगा। और आपका जो वेब स्प्लाइस है वो आपका उस सेक्शन में कितना शेयर आ रहा है उसके हिसाब से डिजाइन होगा। ठीक है, ये तो मैंने बताया दिया आपको। फ्लैंज आपका मेनली मोमेंट रेजिस्टिंग का काम करता है, और वेब आपका मेनली शेयर रेजिस्टिंग का काम करता है। और ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आप वेब पे स्प्लाइसिंग करोगे तो शेयर डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा, और अगर आप फ्लैंज की स्प्लाइसिंग करोगे तो उसके लिए मोमेंट डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ चुके सब लोग प्लेट गर्डर क्या होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये आपका एक नॉर्मल डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके आपके साथ दे दिया है, जिसमें आपको सब दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर दिख रहा है, वर्टिकल स्टिफनर दिख रहा है, ठीक है, और एंड बेरिंग स्टिफनर दिख रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आपका दो डेप्थ पे लगता है। ठीक है, 0.2D और 0.5D। ठीक है, दो डेप्थ पे लगता है। ऑब्वियसली बात है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर किस लिए यूज कर रहे थे हम, बेंडिंग कंप्रेशन के लिए। और बेंडिंग कंप्रेशन कैसे होगा, बेंडिंग कंप्रेशन सीजी के ऊपर ही तो होगा, है ना, सीजी के ऊपर ही तो होगा बेंडिंग कंप्रेशन। तो इसलिए हम 0.2D, मतलब 0.2D भी ऊपर ही है, और 0.5D भी आपका सीजी है, यहाँ पे नीचे नहीं लगाते हम कुछ भी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर नीचे नहीं लगता, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आपका सीजी के ऊपर ही लगता है, क्योंकि ऊपर ही तो आपका कंप्रेशन होगा। तो इसलिए 0.2D एंड 0.5D ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका IS 800 में कौन से पेज नंबर में स्टिफनेस के बारे में दिया हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको गूगल क्लासरूम में। ठीक है, बाकी आप इस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, पीडीएफ को गो थ्रू कीजिए, डायग्राम्स को देखिए। कोई भी डाउट हुआ नेक्स्ट क्लास से पूछना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से आपका ट्रस्ट हो चुका है थ्योरी में, तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में ट्रस्ट पढ़ेंगे। और अगर प्लेट गर्डर की ड्राइंग का कोई न्यूमेरिकल मेरे को अगर मिला, ठीक है, तो वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो मैं डायग्राम दिखाए हैं आपको, ये डायग्राम बनाने हैं पेपर में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रस्ट शुरू कर देंगे। और प्लेट गर्डर का अगर मुझे कोई भी वो मिला, न्यूमेरिकल मिला ड्राइंग के लिए, तो वो भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, बाकी ये कुछ आपके यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस क्या है आपके इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर क्या है आपका, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस में रेक्टेंगल सा बन गया ना एक, तो इस ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, इस पे लिमिटेशन है आपकी, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा तो। ये लिमिटेशन है उस पे। ठीक है, आपका स्पेस का वर्टिकल एम्प्टी स्पेस है वो 270 इंटू TW से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है एम्प्टी, वो आपका TW से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये एडिशनल गाइडलाइंस है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई फॉर्मूले से निकालते हैं, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस एडिशनल गाइडलाइंस है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करूं मैं। आपको सब लोग क्लियर हो गया, प्लेट गर्डर में थ्योरी पूरी क्लियर हो गई, प्लेट गर्डर की थ्योरी। ड्राइंग्स भी ऐसी करनी है आपको, ड्राइंग्स है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।